कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया मार्क्सिस्ट के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल सीपीआईएम स्पीक में आपका स्वागत है। आज हमारे साथ हैं कॉमरेड सलीम, जो सीपीआईएम के पॉलिट ब्यूरो मेंबर हैं और सीपीआईएम वेस्ट बंगाल के स्टेट सेक्रेटरी हैं। हम पश्चिम बंगाल में आने वाले पंचायत चुनाव और पश्चिम बंगाल की राजनीति के बारे में कॉमरेड से चर्चा करेंगे। कॉमरेड, सबसे पहला सवाल तो ये कि पंचायत चुनाव जो हैं वो पश्चिम बंगाल में आने वाले हैं और जैसा कि हम देख रहे हैं लगातार कई वर्कर्स मीटिंग हो रही है अलग अलग इलाकों में और बड़े मोबिलाइजेशन उसमें हो रहे हैं। तो पार्टी का इन जो आने वाले चुनाव हैं इसमें मुद्दे क्या हैं पार्टी के लिए? एक तो पंचायत चुनाव इन इटसेल्फ बहुत महत्वपूर्ण है बंगाल के लिए, पूरे देश में ही, लेकिन बंगाल में हमने पंचायती राज कायम किए थे सबसे पहले ज़माने में। और ज्योति बसु ने ये कहा था कि डिसेंट्रलाइजेशन और उसके साथ डिवोल्यूशन ऑफ पावर, बोथ मतलब फाइनेंशियल भी और फंक्शनरीज भी। तो आज अगर आप ग्रामीण जनता की जो समस्याएं हैं, खेती, किसानी, 100 दिन के काम के बारे में, मनरेगा, उसके बाद आवास योजना, ये सब लेकर समस्या तो बढ़ रहा है, महंगाई वगैरह तो है ही, खाद की कीमत, बिजली की कीमत, ये सब बढ़ते जा रहे हैं। लेकिन उसके ऊपर अब नई समस्या जो आए हैं वो है भ्रष्टाचार के। और भ्रष्टाचार के अलावा भी और एक नई समस्या ये है कि ज़मीन के कानून को बदले है ये सरकार। तो हमने जो लैंड रिफॉर्म किए थे, भूमि सुधार किए थे, एक बहुत काफ़ी दिनों के अरसे से आंदोलन से, इत्तेफाक से शुरू हुआ था, जिसके जो हल जो चलाएगा ज़मीन की मिल्कियत उनकी होगी। अब वो एक रिवर्सल हो रहा है। पहले गैर कानूनी तरीके से हुआ डिफैक्टो, ये करप्शन के जो पैसे हैं या कॉर्पोरेट सेक्टर के जो पैसे हैं वो ज़मीन हड़प रहे हैं। और आप देखोगे गांव में या शहर में भी जो मिल्कियत है ज़मीन की, वो कुछ हाथों के अंदर कंसंट्रेशन हो रहा है, तो इससे रिवर्सल हो रहा है उल्टी तरफ। लेकिन आम जो है जिसके पास खेती फ़ायदेमंद नहीं है, दूसरी बात है खेती में उतना काम नहीं होगा और औद्योगिकरण नहीं हो रहा है, तो वो पलायन हो रहा है गांव से। और पूरे देश में आप देखोगे बंगाल से पहले तो लोग जाते थे इंजीनियर, डॉक्टर, टीचर्स, लॉयर्स और कुछ और भी कुछ काम के लिए, ट्रेंड मैन पावर। लेकिन अब जो है सेमी स्किल्ड, और इसलिए स्कूल शिक्षा भी एकदम ध्वस्त हो रहा है कि वो एकदम ध्वस्त हो गया है कि 8000 स्कूल अभी बंद कर दे रहे हैं। तो गरीब जो जनता है, गांव के किसान के खेती, उनके बच्चे कहाँ पढ़ेंगे? ज़मीन ले लिया जा रहा है, रोज़गार नहीं है, महंगाई है, भ्रष्टाचार है और उसके साथ शिक्षा और स्वास्थ्य का भी बात है। तो इसलिए आप ये सब को मिला करके एक ही डिमांड पूरे स्टेट में नहीं भी हो सकता है। एक एक ज़िले में एक एक किस्म के भी सवाल है, एक एक इलाके में भी है। कहीं भ्रष्टाचार भरमार है तो एकदम भ्रष्टाचार सबसे सामने आ गया। कहीं 100 दिन का रोज़गार काम नहीं मिल रहा है, कहीं काम मिला है तो उसका पैसा नहीं मिल रहा है। जॉब कार्ड ऐसे लोगों को बनाया गया जिनका जॉब की ज़रूरत नहीं है, ऐसे लोगों को पैसा मिला जो जॉब किए नहीं हैं, और जिनको ये अभी सूखा पड़ने वाली है इस स्थिति में काम चाहिए, वो काम बंद है। राज्य सरकार और केंद्र सरकार आपस में ऐसे एक बंदोबस्त किए हैं। जो 100 दिन का काम हमारे ज़माने में यूपीए के समर्थन, जो हम समर्थन कर रहे थे, उस वक्त की रोज़गार गारंटी बनी थी, आज उसको केंद्र सरकार भी समाप्त करना चाह रही है और वहाँ उसको भ्रष्ट लोग के हाथ में पड़ा है, वो बर्बाद कर दे रहे हैं। आवास योजना एक बड़ी मुद्दे है। आपने सही कहा कि जो गांव में नीचे स्तर में जब हम जा रहे हैं, लोग आ रहे हैं, तो वो इन मुद्दों के साथ जब हमने संबद्ध किए और उस मुद्दों को लेकर जब लड़ रहे हैं, तो काफ़ी लोग जो हमें समर्थन पहले कर रहे थे, बीच में नहीं किए थे, या हमारे से मुंह फेर लिए थे, या जो विरोधी पक्ष के थे, वो भी आज हमारे साथ आ रहे हैं, एकदम निम्न वर्ग। इसमें चाहे वो अक़लियत हों, अल्पसंख्यक हों, चाहे आदिवासी हों, चाहे वो अनुसूचित जाति हो। दक्षिण बंगाल में एक बड़ा एक लहर सा आया है। उत्तर बंगाल में बीजेपी का अभी भी वहाँ पे आसाम के लिए हो और भी ये जातिगत मामला, आइडेंटिटी पॉलिटिक्स की वजह से कुछ इमोशनल इश्यूज़ को लेकर के अलग से राज बना देंगे, ग्रेटर कोच बिहार बना देंगे। तो ये जो एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं आसाम लाइक, अलग अलग जनगोष्ठी, जाति गोष्ठी का अलग अलग संगठन बना करके, तो हमें थोड़ी दिक्कत हो रही है। लेकिन आज वो दक्षिण बंगाल का हवा उत्तर बंगाल में भी वो पहुंच रहा है। और ज़िले में पहले हम लोग शुरू किए पिछले मई जून से, उसके बाद धीरे धीरे अब एकदम बूथ लेवल तक हम एकदम ज़मीनी सतह पर जा रहे जब, तो लोग आंगन में बैठकर मीटिंग हो रही है। इससे पहले गांव जगाओ चोर भगाओ के नारा दे करके काफ़ी अच्छे से लोग जुड़े
और हमारे खेतिहर मजदूर संगठन, ट्रेड यूनियन ग्रामीण क्षेत्र में, उसके साथ हमारे किसान सभा, महिला छात्र युवा तो है, शिक्षक, पेंशनर्स, ये सब हिस्सा आस्ते आस्ते ये जुड़ रहे हैं। और इस क्रिटिकल मास के साथ एक वर्षों से हम ये बात कर रहे थे कि हमारे जो कर्मी हैं वो आ रहे हैं आंदोलन में, लेकिन जो समर्थक हैं उनको नहीं उतारा जा रहा है। आज कर्मी के साथ समर्थक भी, और जो समर्थन नहीं कर रहे थे वो भी जुड़ रहे हैं। ये अच्छा एक माहौल बना। आपने शुरू में जैसे कहा कि बंगाल इसलिए इम्पोर्टेंट भी है क्योंकि वहाँ पे ये पूरा पंचायत का डिसेंट्रलाइजेशन का नारा जो है वो लेफ्ट फ्रंट नहीं दिया, वहीं से आया। पर हमने पिछले कई सालों में चुनावों में भी देखा है कि किस तरीके से एक मास लेवल पे रिगिंग करके नॉमिनेशन नहीं भरने दिया जा रहा है वो, और बात तो की जा रही है ऊपर डेमोक्रेसी की, पर नीचे कोई डेमोक्रेसी है नहीं। 18 साल के उम्र में वोट का अधिकार भी हम पूरे देश में बंगाल के पंचायत में पहले दिए थे और नगर निगम चुनाव में। उस वक्त जो लोग अपोज किए थे आज वही तृणमूल के लीडर हैं, कोर्ट तक गए थे रोकने के लिए चुनाव को। और आज उसी 18 साल की उम्र के बच्चों के हाथ में पिस्तौल दे करके, शराब की बोतल दे करके, रिश्वत दे करके, उनको जिनको हम वोट के अधिकार दिए थे आज उनका इस्तेमाल किया जा रहा है वोट के अधिकार छीनने के लिए। और 2013 में हुए, 2018 में तो चुनाव हुए ही नहीं। वो जो हमारे विरोधी हैं वो भी मान रहे हैं, और बाद में तृणमूल कांग्रेस के लीडर भी माने हैं कि बहुत जाति हो गई थी, नुकसान हो गया। इसलिए अभी आप देखोगे नए आवाज़ उठ रहे हैं कि हम ईमानदारी से चुनाव करेंगे, हम लोकतांत्रिक तरीके से करेंगे, हम अच्छे लोगों के हाथ में पंचायत देंगे। लेकिन वोट लूटने से ये हुआ कि लुटेरे के हाथ में पंचायत चला गया। तो आज हमारा ये नारा है कि लुटेरों को हटाना पड़ेगा, और अवामी जो ये एक जनता की अपना एक प्रतिष्ठान है उसको सबसे निचले सतह के जो डेमोक्रेसी है उसको फिर से पुनरुद्धार करना पड़ेगा। और ये काम में लोग जुट भी रहे हैं। और लुटेरों को अगर भगाना है तो पंचायत चुनाव को ही इस्तेमाल करना है, पंचायत चुनाव को लूट होने से रोकना है। इसलिए आम जनता को आगे बढ़ना है। बेशक मार्क्सिस्ट, वामपंथी, उसके साथ बाकी हमारे और भी मित्र हम जोड़ रहे हैं। बीजेपी और तृणमूल के विरोध में जितनी शक्ति है हम उनको एक साथ कर रहे हैं, लामबंद कर रहे हैं। पहले तो जितने वामपंथी से, वाम फ्रंट नहीं, वामपंथी जो लोग हैं, विचार के लोग हैं, संगठन हो, व्यक्ति हो, गोष्ठी हो, दल हो, हम उनसे भी बातचीत कर रहे हैं, वो भी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। और चुनौती ऐसा है, और वामपंथी नहीं है लेकिन लोकतांत्रिक हैं, बीजेपी या तृणमूल के साथ बिक नहीं जाएंगे, धर्मनिरपेक्ष हैं और भ्रष्टाचार के विरोध में हैं, ऐसे लोग हमारे साथ आ रहे हैं। हम उनको सबको ले करके एक बड़ा एक मतलब मजमा हो रहा है। इस लिहाज से कमल, आपने धर्मनिरपेक्षता की बात की, और ये बंगाल के इतिहास में हम पहली बार देख रहे हैं पिछले कुछ सालों में कि रामनवमी पे सांप्रदायिक तनाव हो रहा है, अलग अलग इश्यूज़ पे चीज़ें जो हैं वो बढ़ाई जा रही हैं, और ये कम्युनल पोलराइजेशन जो है वो किया जा रहा है। लेफ्ट फ्रंट का इतिहास रहा है कि कभी एक भी कम्युनल इंसिडेंट उस स्टेट में हुआ नहीं है, अब ये हो रहा है। बीजेपी का बढ़ाव तो हुआ ही है, पर जो बड़ा सवाल ये है कि तृणमूल का इसमें क्या रोल है इस पूरे उसमें। आपके सवाल में ही इसका उत्तर है। एक तो पहले जो नहीं होता था आज ये हो रहा है, तो क्यों हो रहा है? परिवर्तन के नाम में जो बदलाव हुए हमारे सामाजिक क्षेत्र में, राजनीतिक, शासकीय, तो इसमें देखा जाएगा कि जो आरएसएस संघ परिवार चुनाव से बात नहीं है, आज़ादी के पहले से, स्थापना के समय से हिंदू महासभा बंगाल के लोगों के बीच में काम करने के लिए और अपने पैठ बनाने के लिए वो कोशिश कर रहे थे, लेकिन नाकाम हुए थे। चूँकि आज़ादी की लड़ाई का एक अपना धरोहर था और वामपंथी आंदोलन का एक प्रभाव था। वाम मोर्चा सरकार जो काम कर रहे थे वो फॉर ऑल, मतलब धर्म के नाम पर कोई या भाषा के नाम पर, क्षेत्र के नाम पर नहीं करके, हम जब भी कहते हैं रोज़गार का मामला हो, चाहे वो किसान का खेती का मामला हो, चाहे शिक्षा का हो, चाहे साक्षरता का हो, ये सब हम फॉर ऑल, जो राइट बेस्ड होता है, अधिकार के बारे में होता है, तो हम सबको एक साथ जोड़ते हैं। ये दक्षिणपंथा का जो उभार हुआ बंगाल में, और ये ममता बनर्जी के हाथ पकड़ के तृणमूल कांग्रेस के हाथ में, तो वो वामपंथी को झुकाना चाह रहे थे या उसको ख़त्म करना चाह रहे थे। तो ये एक प्रिस्क्रिप्शन है। अब पूरे देश में जो दक्षिणपंथी का जो उत्थान है, आरएसएस बीजेपी का जो उत्थान है, या हिंदू राष्ट्र के जो नारा दे रहे हैं, आप देखो 20 साल, 30 साल, 40 साल, 50 साल हिस्ट्री का देखोगे, जो मध्य प्रदेश में, उत्तर प्रदेश में, राजस्थान में, झारखंड में, महाराष्ट्र में जो काम हुए आरएसएस के द्वारा, और जिस तरह से ध्रुवीकरण किया गया धार्मिक भावना से, और उसके साथ साथ स्थानीय क्षेत्र में कुछ ऐसे सांप्रदायिक वातावरण बनाए गए, और उसके बाद उसका वो नफ़रत का एक आग जल बनाया गया। तो वो काम वो आज बंगाल में कर रहे हैं।
तो पहले होता था बंगाल जो आज सोचते हैं वो कल पूरे देश सोचता है। ये हो रहा है 30 साल पहले जो पूरे देश जो भुगा है, आज वो बंगाल के लोग हो रहा है। रामनवमी या हनुमान जयंती बंगाल के संस्कृति में ही नहीं था। जो बंगाल के हिंदू भी हैं और उनकी जो चाहे वो चैतन्य से लेकर के और रविंद्रनाथ ठाकुर तक हो, विवेकानंद तक हो, उसके कहीं इसका आपका कोई इसका निशान नहीं मिलेगा। वहाँ पे पहले तो ये कहा गया कि देखो यहाँ पूजा होने नहीं दिया जाता है, काली पूजा नहीं हो जाता है, जबकि वहाँ पूजा और काली पूजा दुर्गा पूजा होता है। अब उसके ये जैसा ये राम मर्यादा पुरुषोत्तम राम कहा जाता है, लेकिन उसको लेकर जो मानव की जो मर्यादा है उसको ज़मीन में मिलाया जा रहा है। धर्म कोई भी आस्था के नाम पर कुछ भी कार्यक्रम हो सकता है, ऐसे भी हो सकता है जो पहले नहीं हुआ भी हो सकता है, लेकिन हर धर्म के जो त्यौहार होते हैं वो अपने अपने धर्म स्थल पर जाते हैं। लेकिन रामनवमी का जुलूस ऐसा होता है जो मस्जिद की तरफ या दरगाह की तरफ जाता है। और यहाँ रिसरा में आप इस बार, और हुगली का रिसरा और हावड़ा के शिवपुर में आपने देखा, डालखोला में देखा कि वो रूट उनका ऐसा होना चाहिए जो मस्जिद के सामने से होना चाहिए। अक्सर उत्तर भारत में ऐसे पहले मुहर्रम के बारे में भी हुआ है। अंग्रेज़ के ज़माने में मज़दूरों की एकता को तोड़ने के लिए, और जब आज़ादी की लहर पैदा हो रहा उसमें जब मास इन्वॉल्वमेंट होगा, तो उस वक्त कुछ एजेंसी के ज़रिए और धार्मिक आस्था को इस्तेमाल करके ये रामनवमी का झंडा और मुहर्रम का अखाड़ा, और इसीलिए कानपुर में सबसे पहले 19वीं सदी के आखिर में पहला मॉडर्न इंडिया में सांप्रदायिक तनाव हुए थे, तो वो जूट मिल इलाके में। और इसी तरह से कि मुहर्रम का झंडा है तो वो मस्जिद के सामने से जाना चाहिए और मंदिर के सामने से जाना चाहिए, और रामनवमी का झंडा है तो वो मस्जिद के सामने से जाना चाहिए। और अब तो डीजे लेकर के हाई डेसिबल म्यूज़िक करके गालियाँ देना, एक जज्बात पैदा करना, हाथ में औजार लेकर के उसका प्रदर्शन करना। राम के हाथ में कभी बंदूक पिस्तौल नहीं देखे थे लोग, आज राम भक्तों के हाथ में बंदूक पिस्तौल लेकर के हैं। या त्रिशूल भी राम के जो तीर धनुक था, तीर धनुक, त्रिशूल तो शिव के साथ था, लेकिन अब त्रिशूल बांटे जा रहे हैं। और उसके साथ आरएसएस का ये प्रिस्क्रिप्शन को लागू करने के लिए बीजेपी और तृणमूल दोनों लगे हुए। आपने जो सवाल किया, आप अगर बंगाल में जाओगे तो पिछले 10 साल से रामनवमी के समय पर, हनुमान जयंती के समय पर देखोगे जो बीजेपी और तृणमूल के नेतागण का सबका फोटो दे करके इसको पॉपुलर किया गया। वो 30 रैली तो रोक ले रहे हैं, पर ये सब नहीं रोक पा रहे हैं। अब देखिए, हमें से पुलिस से झड़प भी हो गई। वो कहते हैं जब भी फसाद का माहौल होता था हम वामपंथी लाल झंडे आते हैं। ऐसे वामफ्रंट नहीं, सीपीएम नहीं, इसमें सीपीआईएमएल भी थे, एसयूसीआई भी थे, बाकी वामपंथी दल। वो कहते हैं कि नहीं, आप जुलूस नहीं जा सकते। और सबसे खतरनाक मामला ये है, जो पुलिस के ऊपर वाले तरफ से ये कहा जा रहा है कि जुलूस मुस्लिम इलाके में नहीं जाना चाहिए। जैसे हमने कश्मीर में ये सुना था कि वो बोलते हैं, स्टोन पेल्टर्स बोलते हैं ना, तो यहाँ पुलिस अफसर ममता की हुकूमत के कह रहे हैं कि उधर आप जाएंगे तो स्टोन पेल्टिंग होगा, इसलिए आपकी हिफाजत के लिए हम जुलूस वहाँ नहीं जाने देंगे। मैंने कहा नहीं भैया, वहाँ पे हम जाएंगे तो लोग खजूर और पानी लेकर इंतजार करेंगे इफ्तारी के वक्त में, कि वहाँ वो गोली बंदूक या पत्थर का मामला नहीं है। वो पुलिस रोक रहे थे, लेकिन लोग वहाँ के बोले आप आइए, और फिर जुलूस गया। तो वो ये सोचा समझा जो बाइनरी का बात हो रहा है, वो ये दिखाते हैं कि हिंदू क्षेत्र में जो है बीजेपी है, लेकिन मुस्लिम क्षेत्र में तुम्हारा बीजेपी जैसे नहीं आएगा वैसे कोई विरोधी दल नहीं आएगा। तो वहाँ पे तृणमूल के अलावा और कोई चारा नहीं है। बीजेपी को कौन रोकेगा? तो ममता बनर्जी रोकेगी। पिछले चुनाव में जैसे वो ये बाइनरी का एक वो CA/NRC के विरोध में अगर हम करेंगे तो हमारे ऊपर मुकदमा हो जाएगा, अगर हम साम्प्रदायिकता के विरोध में बोलेंगे तो मुकदमा हो जाएगा। इस बार भी मुकदमा डाले हैं। तो जो फसाद करने के लिए जा रहे हैं औजार लेकर के, ममता कहती है, वो पुलिस मिनिस्टर, कि हमने थोड़ा विंडो दे दिया था टैक्टफुली, और जब हम जुलूस निकालना चाह रहे हैं तो कहते हैं कि नहीं, ये लगातार ये प्रक्रिया चल रहा है प्रकरण। इससे आरएसएस और बीजेपी के राजनीति को तूल पकड़ा। लेकिन आप यकीन मानो, बंगाल की संस्कृति, बंगाल की सभ्यता, बंगाल की राजनीति और जो धरोहर है, उसमें ये संस्कृति नहीं पछता नहीं है। और लोग ये ऑर्गेनाइज्ड वे से पैसा खर्च करके, लाखों करोड़ों खर्च करके किया जा रहा है, लेकिन वो एक हवा खाया किया जा रहा है। लेकिन वो ज़मीनी हद तक उसको पहुंचना, आप रिलीजियस जो है सेंटिमेंट को आप उभार सकते हो, लेकिन उसको इतना आसान नहीं होगा वोट में कन्वर्ट करना। और इसी कारण है तृणमूल भी अपने रोटी सेक रहे हैं उसी आग में। तो भाई तृणमूल जैसे डीप नेकिंग करप्शन जिसे हम बोलते हैं, वो है लगातार उनके लोग पकड़े जा रहे हैं, करोड़ों करोड़ रुपए घरों से निकल रहे हैं। जबकि जो बंगाल का युवा है वो सड़क पे है, रोजगार मांग रहा है, सब कुछ मांग रहा है। तृणमूल बात तो कर रहा है कि हमने इतना रोजगार दे दिया है, पर
आखिर ऐसा हो क्या जैसे कर्नाटक में हो रहा है कि कट मनी है, क्या उस तरीके का भी बंगाल में कुछ? बिल्कुल, कर्नाटक में जैसे बोल रहे हैं कट मनी, तो 40% बीजेपी का। उससे ज़्यादा ये बंगाल में जो हो रहा है, ये मध्य प्रदेश में जो व्यापम कांड हुआ था, व्यावसायिक परीक्षा, नौकरी के लिए, भर्ती के लिए, उसमें जो करप्शन हुए थे और आज तक किसी को सज़ा नहीं मिला। 100 लोग से अधिक लोग को कत्ल हो गए, मर्डर हो गए, जो कंप्लेन किए, जो रिपोर्ट किए, जो इन्वेस्टिगेट किए, ये सब लोग। बंगाल में भी आप उसी का व्यापम का एक नक्शा आपको देखोगे। पिछले 10 साल में एक तो भर्ती हो नहीं रहे हैं। जो भर्ती का परीक्षा हुए, शिक्षा हमारे वक्त में स्कूल सर्विस कमीशन, मदर सर्विस कमीशन हर साल होते थे, यहाँ एक बार हुआ है। 7 साल से कोई नोटिस नहीं है। तो ये 7 साल जो बच्चे पढ़ के निकल रहे हैं, उनके सामने कोई भविष्य नहीं है, उनका एज हो जा रहा है लेकिन इम्तिहान का मौका नहीं हो रहा। वो कहते हैं इम्तिहान का तारीख दो। जिनके इम्तिहान हुए, टेट, अपर टेट, प्राइमरी, स्कूल सर्विस, कॉलेज सर्विस, मदर सर्विस, यहाँ तक कि पब्लिक सर्विस कमीशन में, आज वो देखा जा रहा है कि वो सादा खाता जमा दे करके और नौकरी हो गया। एक सिस्टम बनाया गया, पैसा लेकर के बोला गया तुम खाता में कुछ नहीं लिखना, बाकी हम देख लेंगे। अभी तो हाई कोर्ट के निर्देश से वो सब बाहर आ गया, OMRC। अभी स्कूल सर्विस कमीशन को लिस्ट निकालना पड़ रहा है, ऐसे कितने लोगों को ऐसे वो भर्ती किए। और हुकूमत कह रही है कि ये भ्रष्ट रूप से जिन लोगों का नियोजन हुआ है वो सब ऐसे रहेंगे, उनका नौकरी वो सुप्रीम कोर्ट तक चला है। और अंधेर है, सुप्रीम कोर्ट से भी उनको स्थगन आदेश मिल गया। तो एक तरफ बंगाल के लोग भ्रष्ट के खिलाफ, भ्रष्टाचारी के खिलाफ लड़ रहे हैं, और दूसरी तरफ करोड़ों रुपया खर्च किया जा रहा है। ब्लैक मनी, वाइट मनी, सिर्फ कमाई नहीं हुआ, उसको खर्च भी किया जा रहा है। एक से एक वकील को खड़ा किया जा रहा है, और वो ऐसे मैनेज कर रहे हैं, जुडिशरी से ऑर्डर निकाल रहे हैं कि जो भ्रष्टाचारी को सजा देने के बजाय भ्रष्ट का जो जांच है वो नहीं हो। इसी तरह से ED CBI का जांच जो हुआ वो हाई कोर्ट के निर्देश से, आज वो हाई कोर्ट के जो जज इस मामले को दिए और निगरानी कर रहे हैं, उनको हटाने की कोशिश की जा रही है। तो आप समझो ये कितना जड़ है। एक नेता या मंत्री के घर से करोड़ रुपया निकल गया, ऐसा नहीं है। ये एकदम इंडस्ट्री जैसा हुआ करप्शन का। और ममता बनर्जी और उनके भतीजा, वो तृणमूल कांग्रेस, ये एकदम मतलब सिस्टमेटिक ये बनाए हैं। और इसमें जो बीजेपी की जो नेता, जिसको आप विरोधी नेता बोलते हैं, वो भी इसमें मलूस थे, आज वो बीजेपी चले गए हैं। इसलिए तृणमूल में साथ में रहने से भ्रष्टाचारी को पनाह मिलेगा सरकार का, और तृणमूल से अगर बीजेपी जाएंगे तो उनको ED CBI या सेंट्रल एजेंसी से पनाह मिलेगा, होम मिनिस्ट्री से पनाह मिलेगा, सिक्योरिटी मिलेगा। तो बंगाल के लोग इसमें बहुत ही रुष्ट हैं और लड़ाई जारी है। और हम समझते हैं कि इसमें भ्रष्ट लोगों को सज़ा दिलाने के मामला, जो बच्चे आप बताएं जिनको नौकरी होना चाहिए था, जो शिक्षक हो सकते थे, वो सड़क के किनारे हैं, उनको स्कूल में उनका नौकरी मिले मर्यादा के साथ। और जो लोग ये भ्रष्टाचार किए हैं, वो तमाम पैसे को भी वापस निकाला जाए। और गरीब बहुत से लोग हैं जो घर बेच करके, ज़मीन बेच करके, नौजवान अपने बाप माँ को मजबूर किया है कि नौकरी होगा, 20 लाख 22 लाख रुपए वो जमा किए हैं, वो पैसा भी उनको वापस कराना पड़ेगा। ये एक मुहिम है और ये मुहिम तूल पकड़ रहा है। शुक्रिया कॉमेड हमसे बात करने के लिए, धन्यवाद। ये थे कॉमेड सलीम, पॉलिट ब्यूरो मेंबर ऑफ द CPIM और CPIM वेस्ट बंगाल के स्टेट सेक्रेटरी। ऐसे और कार्यक्रम देखने के लिए आप फॉलो करते रहिए CPIM स्पीक, और हमें फॉलो कीजिए फेसबुक, ट्विटर और इंस्टाग्राम पे। धन्यवाद।